सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हिंदी का ये आपका तीसरा वीडियो है। तो इसे समझने के लिए आपको वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जरूर देखना होगा। तीसरा वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए यहाँ पे प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। जैसे कि पहला है स्वर तंत्रिका के श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दूसरा है श्वास, जिसे प्राणवायु कहा जाता है, उसकी मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तीसरा है जीभ या अन्य अवयवों के द्वारा व्यंजनों का वर्गीकरण। तो 3 प्रकार से किया गया है व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्नों के आधार पर। स्टार्ट करते हैं पहले से। तो देखिए पहला स्वर तंत्रिका के श्वास के कंपन के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में, जिसमें घोष और अघोष व्यंजन के बारे में बताया गया है। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि घोष या अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। समझते हैं इसको। घोष का अर्थ होता है नाद या फिर गुंज। घोष का अर्थ होता है नाद या फिर गुंज। वर्णों के उच्चारण में होने वाली ध्वनि की गूंज के आधार पर वर्णों के 2 भेद है। देखिए, जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो जो ध्वनि में गूंज होती है उसे कहा जाता है नाद, और वर्णों के उच्चारण के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष में। तो देखते हैं हम लोग घोष और अघोष क्या होता है। पहला है घोष, जिसे सघोष व्यंजन भी कहा जाता है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होती है उन्हें घोष या फिर सघोष व्यंजन कहते हैं। सरल शब्द में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होती है उसे घोष या संघोष व्यंजन कहते हैं। देखिए आप इसे, ये जो होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ग, घ, अंगा, छ, छ, य, ट, ढ, न, द, ध, न, ब, फ, म, य, र, ल, व। तो ये जो है व्यंजन है ये आपके घोष व्यंजन है, जो कि वर्गों के अंतिम 3 वर्ण हैं और अंतस्थ व्यंजन है। सिंपल से मैं आपको इसको दिखाता हूं कि कौन कौन से वर्ण की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो ये आपके वर्ग है कचट तप वाला वर्ग, इसमें जो ग, घ, अंगा जो पीछे का 3 है, ये तीनों पीछे का जो है, यहाँ पे जो ज, झ, य है या ड, ढ, न है या फिर द, ध, न है और ब, भ, म है। तो ये जो पीछे का 3 है वो आपका घोष व्यंजन है। पीछे का 3 घोष व्यंजन। यहाँ पे देख सकते हैं आप ग, घ, ङ, ज, झ, य। तो ये जो 3 है पीछे का वो है घोष व्यंजन। साथ में य, र, ल, व। य, र, ल, व मतलब अंतस्थ व्यंजन। तो इसको भी आप देखिए। तो देखिए आप यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, जिसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये जो है य, र, ल, व। तो ये 4 व्यंजन जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंत का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। सरल शब्दों में, उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। जब आप जिन शब्दों का उच्चारण करेंगे उस समय जीभ जो है मुंह के अंदर किसी भी भाग को टच नहीं करती। ऐसे शब्द के उच्चारण को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है।
इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जो कि ये 4 व्यंजन है, य, र, ल, व। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो घोष या फिर सघोष व्यंजन क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा। ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होती है, उसे कहा जाता है घोष या सघोष व्यंजन। वे व्यंजन कौन कौन से हैं? तो जो आपके वर्ग है उसके अंतिम के 3 वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है अघोष व्यंजन। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन ना होती हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। सिंपल सा है ये भी। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होती, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी देख सकते हैं आप, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। बहुत ही सरल है, समझिएगा इसको। इसमें क, ख, च, छ, ट, ट, त, थ, प, फ मतलब वर्गों के पहले 2 वर्ण तथा साथ में स, स, स अघोष व्यंजन है। फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो मैं आपको वर्ग बताया था, ये देखिए। तो पहला और दूसरा क, ख, च, छ, ट, ढ, त, थ और प, फ, ये शुरू के 2 व्यंजन हैं स्टार्टिंग के, ये है आपके अघोष व्यंजन। साथ ही आपके जो ऊष्म व्यंजन है स, 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 वो भी अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे स, 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 ये तीनों व्यंजन भी अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो सरल होगा आपको याद करने में। वर्ग के पीछे के 3 वर्ण हैं, वो है आपके घोष व्यंजन, साथ में य, र, ल, व। और वर्ग के पहले 2 जो वर्ण हैं, वो है आपके अघोष व्यंजन, साथ में स, 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 ये है आपके अघोष व्यंजन। इंपॉर्टेंट बात देखिए, अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं परस्पर नहीं मिलती। फलतः क्या होता है, वायु आसानी से निकल जाती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका परस्पर नहीं मिलती, तो अघोष वर्णों के उच्चारण में। आगे देखते हैं हम लोग। अब है आपका दूसरा, श्वास या फिर प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। इससे पहले जो हम पढ़े वो था स्वर तंत्रिका के श्वास के कंपन के आधार पर वर्ण भेद। अभी हम देख रहे हैं श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। देखते हैं। प्राण का अर्थ होता है वायु। व्यंजनों के उच्चारण करते समय बाहर आने वाली श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें बताया गया है किसी व्यंजन के उच्चारण करते समय बाहर आने वाली जो श्वास वायु है, उसकी मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं उसके बारे में। तो पहला है अल्प प्राण व्यंजन। तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। वायु की समान मात्रा और हकार जैसी ध्वनि। हकार जैसी ध्वनि मतलब जो उसका उच्चारण करते समय हकार जैसा शब्द निकले, तो इस प्रकार की ध्वनि की मात्रा जब कम रहती है, उसे कहा जाता है अल्प प्राण। सरल शब्दों में समझिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं।
अगर मुख से कम हवा निकल रही है तो अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। साथ ही अंतःस्थ मतलब य लव भी अल्प प्राण है। देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपके वर्ण है, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा क, ख और अंगा, ये जो क्या है आपके अल्प प्राण है। यहाँ हो जाएगा च, छ, य, ट, ड और ड़, त, द और न। उसी प्रकार प, ब और म, साथ में य र ल व, ये सभी क्या है आपके अल्प प्राण व्यंजन। इसको आपको याद करना है, यहाँ पर भी बताया गया है। तो ये जो व्यंजन है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये है अल्प प्राण है, साथ में य र ल व। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है महाप्राण व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है और ह जैसी ध्वनि होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में इसको समझिए आप। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है, वे महाप्राण कहलाते हैं। तो जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम कर रहे हैं, उसमें अधिक मात्रा में श्वास वायु बाहर निकले तो वो महाप्राण व्यंजन है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। फिर से देखिए आप यहाँ पे, तो दूसरा और चौथा, तो ख है यहाँ पे और घ है। छ, झ, ठ, ड, थ, ध और फ और भ, ये क्या है आपके महाप्राण व्यंजन। साथ में सभी ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन है स, स और ह। तो सभी ऊष्म व्यंजन और साथ में जो आपके वर्ग है, उसके दूसरे और चौथे वर्ण, वो है आपके महाप्राण व्यंजन। तो सिंपल है याद रखने में, दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण जो है आपके महाप्राण व्यंजन है। तो दोनों को आपको याद रखना है। अल्प प्राण कहा जाता है जहां पर श्वास वायु कम मात्रा में निकले। महाप्राण कहा जाता है जहां पे श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले। साथ ही उनके उदाहरण जो है उसको आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए संक्षेप में, मतलब छोटे रूप में, अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। मतलब जब हम अल्प प्राणों की वर्ण की उच्चारण करते हैं, उसकी अपेक्षा मतलब उसके तुलना में महाप्राण के जो वर्णों का उच्चारण हम लोग करते हैं, तो उस समय हमें अधिक बल देना होता है। एग्जाम्पल, अगर हम क बोलेंगे तो हमें थोड़ा सा ही प्रयत्न करना पड़ रहा है और ख बोलने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करना पड़ रहा है। तो इसे ही बताया गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है जीभ या फिर अन्य अवयवों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है इन तीनों के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे जो आपका चौथा है उत्क्षिप्त व्यंजन, उसके बारे में। इसको आप देख लीजिए एक बार और। तो देखिए आप यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ
मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ को स्पर्श करते हैं उसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और यहाँ पर मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था, मूर्धा यहाँ पर है, तालु यहाँ पर है, ओठ, दांत, ओष्ठ, जिह्वा, कंठ, ये सारी चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। अंतःस्थ व्यंजन के बारे में हम लोगों ने इसी वीडियो में भी देखा कि जहां पर जीभ जो है किसी भी जगह को टच नहीं करता है, जो कि यह अलावा आपके अंतःस्थ व्यंजन है। आगे देखिए ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के बारे में। तो ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या फिर घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा वायु से होती है, जो कि आपके स और ह है, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। तो तीनों चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अभी देखते हैं चौथा, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग को थोड़ा ऊपर उठाकर झटके के साथ नीचे फेंकते हैं उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण हम करते हैं उस समय हमारा जो जीभ है ऊपर उठकर थोड़ा ऊपर उड़ता है, उसके बाद झटके से नीचे गिरता है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ड़, जैसे आप ड़ बोलेंगे तो आपका जीभ जो है ऊपर जाकर नीचे गिरता है। और जो ड़ा है, जो आपकी पढ़ाई वाला ड़ा है, उसे भी बोलेंगे आप तो भी आपका जीभ जो है ऊपर जाके नीचे गिरता है। मैंने आपको बताया था जब आप गुड़ बोलेंगे तो इस प्रकार का ड़ जो है वर्ड आता है, और पढ़ाई शब्द बोलते हैं तब आपका जो ड़ है वो ये आता है। तो इन दोनों शब्दों को बोलने के समय जो हमारा जीभ है ऊपर जाकर तुरंत नीचे गिर जाता है, उसे कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका जो प्रयत्नों के आधार पर 3 प्रकार के व्यंजन थे उसके बारे में, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये जो 3 प्रकार के व्यंजन थे प्रयत्नों के आधार पर, ये कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग इसी वीडियो में। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त क्षार व्यंजन, 3 प्रकार के व्यंजनों के बारे में जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता है। तो पहला है संयुक्त व्यंजन, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि छतरी के जो वर्ण है उसका जो निर्माण होता है अध का, और जो आपका स है, जो षड्यंत्र वाला स है, उसके मेल से होता है। तो छतरी इन दोनों के मेल से बनता है। आधा ता और र से त्र बनता है, आधा ज और यहाँ से ज्ञ बनता है, और आधा स और र से स्र बनता है। तो ये जो है चारों कैसे बनते हैं? तो संयुक्त व्यंजन है ये, और इस प्रकार इनका निर्माण होता है। छतरी का, जिसको यहाँ पे शब्दों में प्रयोग किया गया है, रक्षक, भक्षक, क्षोभ, क्षय। त्र, जो कि शब्दों में प्रयोग है, पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कुछ लोग जो है ज और या को ज्ञा का उच्चारण ज्ञा करते हैं। तो अध ग और या इस प्रकार का भी उच्चारण किया जाता है, जो आपका ज और या से जो वर्ण बनता है उसे। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। इसको भी आप याद रखिए। यहाँ पर स्वर नहीं है क्योंकि अधा ज है, लेकिन यहाँ पर स्वर है क्योंकि यहाँ पे अ जो है छिपा हुआ है इसमें। तो इसमें स्वर है और इसमें नहीं है।
यही चीज यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं। दूसरा है द्वित्व व्यंजन। जब शब्द में एक ही वर्ण दो बार मिलकर प्रयुक्त हो तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्ली। यहाँ पर ल जो है दो बार प्रयोग हो रहा है, आधा ला और पूरा ला। आधा ला में स्वर नहीं है और पूरा ला में स्वर है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्ली में ला जो है वो दो बार प्रयोग हो रहा है। जैसे कि पक्का शब्द देखिए, तो पक्का में क का द्वित्व प्रयोग हुआ है। क का प्रयोग दो बार हुआ है, आधा का और पूरे का के रूप में। तो इसे कहा जाता है द्वित्व व्यंजन, जहां पर एक ही वर्ण जो है दो बार मिलकर प्रयुक्त होते हैं। द्वित्व व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि आधा ला जो है स्वर रहित है और पूरा ला जो है स्वर सहित है। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है संयुक्ताक्षर व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। जैसे कि आधा का और ता, इसमें क्या हो गया, कत हो गया। संयुक्त शब्द में जो आपका कत है वो आधा का और ता से मिलकर बना है, जो कि एक स्वर रहित व्यंजन, मतलब आधा का जो कि स्वर रहित व्यंजन है, त जो कि स्वर सहित व्यंजन है, उससे मिलकर ये जो कत बना है वो वर्ण बना है। तो संयुक्त में कत जो है वो संयुक्ताक्षर व्यंजन है। उसी प्रकार अधसा और था है इस्त। अधसा व है स्व, आधा द और धा है तो ध। तो शुद्ध, स्वाद, स्थान, इसमें आप देख रहे हैं एक चीज अलग है संयुक्त व्यंजन से। संयुक्ताक्षर व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में एक चीज का डिफरेंस है। यहाँ पे जो वर्ण बन रहा है, देखिए यहाँ पे वर्ण वो कोई सिंगल वर्ण नहीं है, दो प्रकार का वर्ण है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बना रहे हैं। जैसे कि अध का और त मिलके कत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नए व्यंजन का निर्माण नहीं हो रहा है जैसे कि आपके संयुक्त व्यंजन में होता था। देखिए यहाँ पर अधता और र मिलकर त्रा, मतलब एक नया व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। अध का और स मिलके छ, यहाँ पर भी एक नया व्यंजन का निर्माण हो रहा है। लेकिन जो आपके संयुक्ताक्षर व्यंजन है इसमें जो है कोई नया व्यंजन नहीं बन रहा, ये बस आपस में जुड़ रहे हैं। इस चीजों को आपको ध्यान देना है, दोनों में क्या डिफरेंस है और इससे क्या शब्द बनते हैं। तो आपका जो वर्ण एवं ध्वनि का चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें जितने भी चीज बताए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों को आपको पढ़ना है और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आपका आसानी से बन जाएगा। तो ये वीडियो जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।